टीचर का सफ़र जो होता है एक्चुअली इट इज़ नॉट एवरी कप ऑफ टी। हम ये कहते हैं कि टीचर बाई चांस बनना और बाई चॉइस बनना में फ़र्क है। तो किसी तरीके से अगर मैं समझता हूँ कि टीचर बन भी जाए तो उसका जो मेन मिशन है तो वो बच्चे हैं उसके आगे, जो उसकी राह देख रहे हैं, जो कि माँ बाप ने पूरा यकीन करके हम पे सौंपे होते हैं। तो एक टीचर के सफ़र के पहले 5 साल के तक हम रूटीन टीचिंग में चलते गए। उसके बाद कुछ आया मन में नहीं यार कुछ तो करना है। बहुत ही गौरवशाली अपने आप को मैं महसूस कर रहा था कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से एक अकेला, मतलब अपने आप में गर्व महसूस हो रहा था कि वहाँ पे स्टेज पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे सारे देख रहे हैं। मेरा जेके यूटी देख रहा है, पूरा नेशन देख रहा है। वो बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े अपना, क्योंकि मैंने सुना कि हमारे ऑनर जो एलजी साहब उन्होंने भी 5 सितंबर को श्रीनगर में पहला नाम लिया कि हमारे यूटी से कुलदीप गुप्ता जी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, तो उनके लिए नाम लिया गया था। वो भी मेरा एक हर्ष का विषय था। आजकल की पीढ़ी को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। ये पीढ़ी पिछली पीढ़ियों से बहुत अलग है, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं? सर ये पीढ़ी अब न्यू जनरेशन गैप काफ़ी आ गया और बच्चे जो अभी जन्म ले रहे हैं वो आईटी के ज़माने के हैं, यानी कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी। हमारे पास यही होती थी, किताब ही एक सोर्स होता, एक टीचर सोर्स होता था। अब ये बच्चे थोड़ा सा लेने इस तरह रहते हैं कि ये कहते हैं कि हमें ये यूट्यूब से मिल जाएगा, हमें ये वहाँ से मिल जाएगा, हमें ये आईटी से मिल जाएगा। कई बार क्लास में आते हैं कईयों का वो, क्योंकि ये टीन एज बच्चे होते हैं, खासकर छोटे बच्चों को फिर भी हम काबू कर लेते हैं। जब भी मेरा जो टीन एज बच्चों के साथ रहता है तो इसमें बड़ा सेल्फ स्टीम रहता है, बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन रहता है। इनको वो जो एक साइकोलॉजिकल हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जो बच्चे हैं वो समझ लो कि मेरे अपने बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जो मेरे घर में मेरे अपने बच्चे हैं बस उसी तरीके का पैशन दिल से, वो विदाउट एनी बायस कि कौन सी कम्युनिटी का है, कौन सी कास्ट का है, कौन से कलर का है, कौन सा क्रीड का है। ये इंसान है, इंसानियत का सबक सबसे पहले पढ़ाना है। चाहे मैं कहना हूँ कि एजुकेशन में थोड़ी चीज़ें कम दे दिए, इंसानियत पहले पढ़ाई जाए, उनमें भाईचारा पैदा किया जाए, उनको ये समझाया यार हम सब एक हैं। शिक्षा की पद्धति या जो भी समय सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें अगर आपको कोई बदलाव करने हो तो किस तरह के बदलाव आप सोचते हैं कि जो करना भी ज़रूरी? ये बदलाव वही, क्योंकि आजकल मैंने कहा कि सिंपल जो अभी स्किल एजुकेशन का आया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वोकेशनल स्किल का। क्योंकि हर बंदा सरकारी नौकरी के लिए भाग रहा है। वो कहता है मैं ग्रेजुएट हो जाऊं तो मैं हो गया, क्योंकि जब सिंपल ग्रेजुएट होता है घर में बैठता है, काम वो छोटा मोटा काम करता नहीं, नौकरी उसको मिलती नहीं, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा है। तो मैं कहेंगे वोकेशनल और जो स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। इस अवार्ड के लिए किस तरह के क्राइटेरिया थे और जिनको आपको फुलफिल करना पड़ा, और वो क्या क्या चीज़ें थी? सर इस अवार्ड के क्राइटेरिया को, जो भी आपने काम किए होते हैं, जितना भी काम किए, काम तो आप जब करते हैं तो किसी ना किसी एंगल से कोई अलग अलग उसके कंपोनेंट अपने आप बन जाते हैं। कभी आप देखते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं तो बड़ी अच्छी कोई टीचिंग पैडागॉजी, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, खेल खेल में पढ़ा रहे हैं। कभी आप देख रहे हैं कि आपका नेशनल कोई प्रोग्राम आया तो उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम ले रहे हैं। कभी आप देखते हैं कि बच्चों को बाहर एक विज़िट करानी है तो वहाँ आपका क्या आता है कि लर्निंग जो आपकी रिलेटिंग जो होती है एजुकेशन, उसको हम रियल लाइफ लर्निंग से करते हैं रिलेट। ऐसे बहुत से कंपोनेंट जो मैंने 3-4 बोले, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपकी पब्लिकेशन क्या है, आपका कंटेंट क्या है, कोविड में आपने क्या किया, या और क्या इंटरेक्टिव वीडियो लेसन बना दिया, या आपको कहीं और कोई रिसर्च पेपर लिखने का मौका मिला है, या SCRT गाइड में आपका क्या योगदान है। तो ये चीज़ें बड़े ही ज़्यादा कंपोनेंट हैं जो कि एनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही ये कंपोनेंट भी वो मिल रहे हैं। किसी भी टीचर या शिक्षक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो उसने बच्चों को पढ़ाया होता है और जो उसने मेहनत की होती है बच्चों को एक रेज़ करने के लिए, उसे ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाने के लिए, अगर उनकी इस कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ किया जाए। इसी रिकग्निशन के लिए हर साल 5 सितंबर को बेस्ट नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाता है और इस बार जम्मू कश्मीर से कुलदीप गुप्ता जी को ये अवार्ड मिला है। और कुलदीप गुप्ता जी इस समय हमारे साथ हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जिंद्रा में इस समय पढ़ा रहे हैं और इस बार का जो बेस्ट नेशनल टीचर्स अवार्ड है इन्हें दिया गया है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी के इस पूरे सफ़र के बारे में और इस अवार्ड के मिलने पर इनकी इस पूरी एक्सपीरियंस के बारे में। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि इतना बड़े अचीवमेंट और बहुत बड़ा अवार्ड आपको मिला। धन्यवाद सर, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से ये मेरी बात सब तक साझा हो रही है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, जनता आवाम हो, पेरेंट्स हों, तो सबके लिए ये अच्छा एक मैसेज जाएगा आपके माध्यम से। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब आपको देश की राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया
तो उस समय क्या फीलिंग थी मन में, वो जो उस समय का एक अनुभव है वो क्या था? सर बहुत ही गौरवशाली अपने आप को मैं महसूस कर रहा था कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से एक अकेला, मतलब एक अपने आप में गर्व महसूस हो रहा था कि वहाँ पे स्टेज पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे सारे देख रहे हैं, मेरा जेके यूटी देख रहा है, पूरा नेशन देख रहा है। वो बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े अपना, क्योंकि मैंने सुना कि हमारे ऑनर जो एलजी साहब उन्होंने भी 5 सितंबर को श्रीनगर में पहला नाम लिया कि हमारे यूटी से कुलदीप गुप्ता जी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, तो उनके लिए नाम लिया गया था। वो भी मेरा एक हर्ष का विषय था कि जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो पूरे चैनल्स में आ रहा है, तो सब टीचर्स मुझे देख रहे हैं। वो एक तरफ तो मैं अपना खुशी महसूस कर रहा था, दूसरी तरफ वो टीचर जो प्रेरणा ले रहे हैं, वो बच्चे जो देख रहे हैं, वो कितनी खुशी से समा रहे होंगे, तो वो मेरा पल बहुत खुशी का ठिकाना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टीचर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही दिन होता है कि जब आप उनके काम को एक पहचान मिलती है, एक रिकग्निशन मिलती है, और जो वो योगदान देते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो टीचिंग का सफ़र आपका कैसा रहा, और दूसरा ये बेस्ट टीचर्स अवार्ड के लिए क्या प्रोसेस थी, किस तरह से आपने इसमें क्वालिफाई किया? सर, टीचर का सफ़र जो होता है एक्चुअली इट इज़ नॉट एवरी कप ऑफ टी। हम ये कहते हैं कि टीचर बाई चांस बनना और बाई चॉइस बनना में फ़र्क है। तो किसी तरीके से अगर मैं समझता हूँ कि टीचर बन भी जाए तो उसका जो मेन मिशन है तो वो बच्चे हैं उसके आगे, जो उसकी राह देख रहे हैं, जो कि माँ बाप ने पूरा यकीन करके हम पे सौंपे होते हैं। तो एक टीचर के सफ़र के पहले 5 साल के तक हम रूटीन टीचिंग में चलते गए। उसके बाद कुछ आया मन में, नहीं यार कुछ तो करना है। फिर बच्चों को एकेडमिक के अलावा हमने छोटी छोटी क्विज़ वगैरह, जो साइंस सेमिनार वगैरह, इन चीज़ों में चलता, क्योंकि मुझे विज्ञान से बड़ा प्यार था। और विज्ञान के लिए, क्योंकि मैं भी टीचिंग करते करते ज़्यादा सीखा। पहले चाहे हमने भी नॉर्मल एक तरीके से हम पढ़े, लेकिन जब टीचिंग में आए तब हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हम पढ़ते थे पहले, उसको अंडरस्टैंड करते थे बच्चों तक जाने से पहले, कि बच्चों को ऐसा क्या तरीका किया जाए कि बच्चों तक वो चीज़ समझ जाए। क्योंकि हम भी तरसते थे कि जब हमारे टीचर इस तरीके से समझाएं कि हमारी पहली बात समझ आ जाए। जब हम ऐसी चीज़ों को पढ़ के दूसरे 2-3 तरीक़ों से जाते थे, तो जब बच्चों को एक तरीके से समझ नहीं आती तो साइकोलॉजिकल, बच्चा टीचर एक बड़ा साइकोलॉजिकल होता है, तो जब वो उसकी फेस इंप्रेशन देखता है बच्चे को, समझ जाता है इसको समझ आया नहीं आया, तो फिर हम उसको समझते, तो हम उसको उठा लेते, क्या बात है, नहीं सर आप मुझे यहाँ से ना थोड़ा सा करवा दो। मैं यार कोई नहीं, 3 बार पूछ, 5 बार पूछ, तेरा हक है, यू हैव राइट टू एजुकेशन। हम हैं किस लिए हैं, हम आपके लिए तो हैं। तो वो ऐसी करते करते बच्चे बड़े क्लोज होने लगे। वो टीचिंग सफ़र बहुत ही आनंददायक होने लगा, बहुत मज़ेदार। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम आउट ऑफ दी वे, यानी कि मैं कहता टीचिंग आवर्स के अलावा भी मैं बच्चों के साथ कंटेक्ट में रहता था, क्योंकि मुझे साइंस प्रोजेक्ट, साइंस एग्जीबिशन का, चाहे जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन हो, चाहे इंस्पायर अवार्ड माने को, चाहे जो दूसरी अपनी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की मैंने बात की, ऐसी चीज़ों में प्रोग्राम में मैं कूद पड़ा था। और पहली बार भी मैं नेशनल जो है 2000 में, आज से 25 साल पहले, मैंने नेशनल में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज कलकत्ता में उनको रिप्रेजेंट कराया था। तब से मेरा सफ़र शुरू होता ही गया, तो बच्चों के बीच में मैं चलता गया और बच्चे बड़ा सुखद अनुभव महसूस करते थे, बड़े खुश भी रहते थे। तो इस अवार्ड के लिए किस तरह के क्राइटेरिया थे और जिनको आपको फुलफ़िल करना पड़ा, और वो क्या क्या चीज़ें थी? सर, इस अवार्ड के क्राइटेरिया को, जो भी आपने काम किए होते हैं, जितना भी काम किए, काम तो आप जब करते हैं तो किसी ना किसी एंगल से कोई अलग अलग उसके कंपोनेंट अपने आप बन जाते हैं। कभी आप देखें हैं कि आप पढ़ा रहे हैं तो बड़ी अच्छी कोई टीचिंग पैडागॉजी, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, खेल खेल में पढ़ा रहे हैं। कभी आप देख रहे हैं कि आपका नेशनल कोई प्रोग्राम आया तो उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम ले रहे हैं। कभी आप देखते हैं कि बच्चों को बाहर एक विज़िट करानी है, तो वहाँ आपका क्या आता है कि लर्निंग जो आपकी रिलेटिंग जो होती है एजुकेशन, उसको हम रियल लाइफ लर्निंग से करते हैं रिलेट। ऐसे बहुत से कंपोनेंट जो मैंने 3-4 बोले, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपकी पब्लिकेशन क्या है, आपका ई कंटेंट क्या है, कोविड में आपने क्या किया, या और क्या इंटरेक्टिव वीडियो लेसन बना दिया, या आपको कहीं और कोई रिसर्च पेपर लिखने का मौका मिला है, या SCRT गाइड में आपका क्या योगदान है। तो ये चीज़ें बड़े ही ज़्यादा कंपोनेंट हैं, जो कि एनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही ये कंपोनेंट भी वो मिल रहे हैं। हालांकि ये 2018 से ये 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन 2018 से ये कंपोनेंट आ रहे हैं। वो जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, थोड़ा सा और रिफॉर्म किया गया है इस प्रोसीजर को, जो क्राइटेरिया कंपोनेंट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ज़्यादा आ गए हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग, जैसे उनका एक कंपोनेंट वाइज मार्क्स, यानी उसकी वैल्यूएशन पॉइंट होता, क्राइटेरिया होता है कि कौन से चीज़ के कितने नंबर होंगे। तो वैसे वैसे वो जब फॉर्म भरता है, तो एक कंपोनेंट जब भरता है उसका अपने थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखना पड़ता है, खुद ही सेल्फ नॉमिनेशन होता है। उसके बाद उसका प्रूफ के लिए कुछ फोटोग्राफ्स आपने डालने होते हैं, जो कि कंप्रेस करके उसका क्राइटेरिया होता है। और साथ ही एक URL लिंक, जो कि यूट्यूब का लिंक हो या कोई भी लिंक हो,
साथ चढ़ाना होता है, जो कि ऑनलाइन एक एक कंपोनेंट करके चढ़ता जाता है। तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रहता है, एक और क्राइटेरिया दूसरा रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि कईयों के जैसे ICT के हैं, जहाँ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ कोई आपका नेशन बिल्डिंग है, उनके थोड़े मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, पीछे थोड़े से कम रहते हैं। ऐसे कुल मिला के 100 नंबर का वो बनता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटी पहले बैठ, जब सेल्फ नॉमिनेशन किया जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन जब होती है, आपको यूज़र ID पासवर्ड बन जाता है, तो वो नेशन के पास, आप नेशन में आप पोर्टल में जा रहा है वो सारा कुछ 2018 के बाद। जब वो नेशनल पोर्टल पे जाता है, जब डेट ख़त्म हो जाती है, तो वो जब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ लॉगिन पासवर्ड भेज देते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी पे आ जाता है। फिर हमें ये कहा जाता है कि एक हार्ड कॉपी भी इसकी बनाई जाए। हार्ड कॉपी का मतलब जो आपने काम नेशनल पोर्टल पे चढ़ाया हुआ है, उसी का हूबहू रेप्लिका एक पूरा एक आपकी हार्ड कॉपी हो, एक फ़ाइल बन जाए। उसमें अलग अलग कंपोनेंट वाइज उसको आप कैसे आप बनाते हैं वो आप अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंपोनेंट वाइज बनाई जाए तो देखने वाले को भी आसानी रहती है, प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। साथ में आपका स्लिप लगाई जाए बीच में, जो भी है, तो कंपोनेंट वाइज करके थोड़े थोड़े उसके फोटोग्राफ एक प्रूफ के लिए लगाए जाते हैं, जो कि आपको लगे कि आपके बेस्ट फोटोग्राफ हैं। और जो आपकी कहीं रिकॉग्निशन हुई है वो भी आप लगा जा सकते हो कि आपकी अचीवमेंट क्या है, क्योंकि एक कॉलम अचीवमेंट का भी होता है। तो जब आप फाइल भी देखते हैं, दोनों चीज़ों को साथ साथ रखा जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर कमेटी जब बैठती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू जो वही नियुक्त करते हैं, उनकी निगरानी में चलती है। उनके बाद वो टॉप जितनी भी फाइलें उनको उनका क्राइटेरिया होता है वो भेजते हैं, 3 या 4 जितनी भी हैं, फिर डायरेक्टरेट लेवल पे जाती हैं। डायरेक्टर लेवल पे जब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से सारी आती हैं, जैसे हमारे जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कश्मीर डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो 10 डिस्ट्रिक्ट वाला कश्मीर में चला जाता है, 10 डिस्ट्रिक्ट वाला जम्मू में आ जाता है। तो जम्मू डायरेक्टरेट पे आती हैं, इनकी फिर एक वो टीम बैठती है, वो सारे CO वाला भी वैल्यूएशन देखते हैं, अपनी भी वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद फिर वो एक बेस्ट फाइल निकाल के आगे सेक्रेटरेट में भेजते हैं। उनमें से फिर सेक्रेटरेट में भी जो हमारी आगे जो कमेटी होती है वो नॉमिनेशन करती है कि जैसे एक जम्मू से एक कश्मीर से, क्योंकि 2 ही पर्सन का कोटा है और 2 ही बंदे वो नॉमिनेट करती है, फाइनल जो वही होता है। तो बहुत मुश्किल से पहले जहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है कि नॉमिनेट हुआ जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से भी निकल जाए, स्टेट वहाँ से निकल, नॉमिनेशन होना। क्योंकि मैं बताऊँ कि जहाँ मेरा नेशनल लेवल के लिए नॉमिनेशन हुआ पहली बार हुआ, वो 32 साल के सर्विस के बाद ये पहली बार नॉमिनेशन हुआ। 2018 के बाद मैंने कहा कि मैंने भरना शुरू किया था। तो नॉमिनेशन हुआ, जैसे नॉमिनेशन होता है कि वो एक मेल आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको पर्सनल नंबर पे, ठीक है। वहाँ मेल जब आती है वो वही लेटर की कॉपी अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में समग्र में चली जाती है। उसके बाद फिर हमें एक और अलग अलग पड़ाव से निकलना पड़ता है कि आप कुछ एक PPT बनाइए, एक प्रेजेंटेशन होगी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, उसमें भी आपको दोबारा से एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो वो मेरी एक 11 तारीख को हुई थी, बाकियों के अलग अलग डेट्स जो आती हैं जो भी है, तो वो प्रेजेंटेशन होती है जिसमें वो जूरी मेंबर जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, बड़े ही एजुकेशनिस्ट बंदे होते हैं, बड़े मैच्योर IAS लेवल के बंदे होते हैं, वो एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो बैठते हैं, वो वहाँ पे पूरा देखता है कि कैसे वो अपने काम को बताया जाता है। तो वहीं से फिर वो अपना एक एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्या इन दोनों में से दोनों काबिल हैं, इन दोनों में से एक काबिल है या कोई भी नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 बेटे 2 ही एक है, तो कई बार नहीं उनका मन करे नहीं भी, यानी जो उनके क्राइटेरिया में आ जाए वही करता है। तो वो एक बड़ा टफ प्रोसेस रहता है। उसके बाद ही ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। और उसके बाद वो आगे अपना एक टाइम लेते हैं, 5-10 दिन लेते हैं। उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट ये 25-26 अगस्त को वो देते हैं, यानी कि 5-7 दिन तैयारी करने के लिए लगा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया कि ये पूरी प्रोसेस समझ आई। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, टीचिंग को आपने भी 3 दशक से ज़्यादा आपका वक्त हो गया है, आजकल की पीढ़ी को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, ये पीढ़ी पिछली पीढ़ियों से बहुत अलग है, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं? सर ये पीढ़ी अब न्यू जनरेशन गैप काफ़ी आ गया, और बच्चे जो अभी जन्म ले रहे हैं वो IT के ज़माने के हैं, यानी कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी, हमारे पास यही होती थी, किताब ही एक सोर्स होता, एक टीचर सोर्स होता था। अब ये बच्चे थोड़ा सा लीनियर इस तरह रहते हैं कि ये कहते हैं कि हमें ये यूट्यूब से मिल जाएगा, हमें ये वहाँ से मिल जाएगा, हमें ये IT से मिल जाएगा। कई बार क्लास में आते हैं कईयों का वो, क्योंकि ये टीनेज बच्चे होते हैं, खासकर छोटे बच्चों को फिर भी हम काबू कर लेते हैं। जब भी मेरा जो टीनेज बच्चों के साथ रहता है तो इसमें बड़ा सेल्फ स्टीम रहता है, बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन रहता है। इनको वो जो एक साइकोलॉजिकल हमें ट्रीटमेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें आज कहते हैं B.Ed में साइकोलॉजी पढ़ाई थी। वो साइकोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती थी कि बच्चों का साइकोलॉजिकल लेवल देखा जाए कि 3 से 7 बच्चों ईयर में क्या है, आगे 7 से 9 का क्या है, 9 का 11 क्या है, आगे कैसे। तो उनकी जो
जो भी उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, उनको भी हमने साइकोलॉजिकल ऑब्जर्व करना है। लगता है कि मुश्किल होता है पढ़ाना आज की जनरेशन को? मुश्किल तो नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन वो चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। वो चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। वही है कि हम कोई भी नहीं कहे कि परमानेंट कोई बैक बेंचर है, बस आपने टीचिंग को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती थोड़ी बहुत। समय से समय को बच्चे आगे पीछे कर ले तो सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, कभी कोई तरीके से पढ़ा दिया, कभी कोई तरीके से पढ़ा दिया। बच्चों को एंगेज करना और बच्चों को पूरा एक इंजॉयबल ट्रीटमेंट देना और बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का बच्चा IQ बेशक है, लेकिन एडवर्स कंडीशन, जब विपरीत कंडीशन आ जाए, उसमें बच्चा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। हाँ, एडवर्स कंडीशन में ही बच्चों को कि सफलता असफलता एक पहलू है ज़िंदगी के। कई बच्चे जो है शायद एडवर्स कंडीशन में कहीं बहुत ही डीप चले, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग उससे उभर जाते हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जो बच्चे हैं वो समझ लो कि मेरे अपने बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जो मेरे घर में मेरे अपने बच्चे हैं, बस उसी तरीके का पैशन दिल से, वो विदाउट एनी बायस कि कौन सी कम्युनिटी का है, कौन सी कास्ट का है, कौन से कलर का है, कौन सा क्रीड का है, ये इंसान है। इंसानियत का सबक सबसे पहले पढ़ाना है। चाहे मैं कहना हूँ कि एजुकेशन में थोड़ी चीज़ें कम दे दिए, इंसानियत पहले पढ़ाई जाए, उनमें भाईचारा पैदा किया जाए, उनको ये समझाया जाए हम सब एक हैं। हाँ, अगर हम यूनिटी से रहेंगे, हम देश को आगे तक विकसित भारत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नारा है कि विकसित भारत को हम देखना चाहते हैं, तभी हम ले सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों में हम ये ऐसे करेंगे तो वो हम आपस की लड़ाई में उलझ जाएंगे। तो ये पहला सबक ये है जो मैं अपना समझता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के साथ बायस नहीं करना। जो जितना मर्जी आपका क्लोज है, लेकिन तब भी जो जिस मुकाम पे है उसको उसी मुकाम पे रखना, जिसका जो क्रेडिट है उसको वही क्रेडिट देना, हर बच्चे को एक नज़र से देखना। ये टीचर अगर ऐसा कर दे तो बच्चे बहुत जल्दी जज करते हैं टीचर कैसा है। तो कई टीचर बच्चे भी ऐसे बायस हो, तो कई बार हो जाते हैं पीछे कि ये टीचर तो उनके साथ ज़्यादा करता है, उन्हीं को ज़्यादा पूछता है, मेरे को पूछता नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पिछले बैक बेंच के पास ज़्यादा जाता हूँ, कभी उनको आगे लाता हूँ। तो हर बच्चे को खड़ा कहा, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको हाथ थपकी दे के, लड़कियाँ भी हैं मेरे पास, लड़के भी हैं। जनरली बैक बेंचर इग्नोर्ड समझे जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कईयों को आदत होती है ऐसे पीछे बैठने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर्ड है, क्योंकि बैक बेंचर भी बड़ा अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो जब हम पीछे जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा लिख भी रहे होते हैं। लेकिन को एजुकेशन में मुझे ये होता है कि थोड़ा सा इनको वो भी देखना होता है कि टीन एजर होती हैं कि कहीं गलत राह में ना जाए, वो भी हमें माइन्यूटली बात करना होता है। उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा एक काउंसलिंग सेल अपने स्कूल में बनाया हुआ कि हाँ, वो किया होगा बच्चों को। मैं उनके जब लैब में बैठता हूँ तो अपना खाना भी बच्चों के साथ ही खाता हूँ, बड़े मैं स्टाफ के साथ नहीं खाता। तो जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कई चीज़ें जो है वो शेयर कर देते हैं उस समय, क्योंकि एक अलग जोन में होते हैं। आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा की पद्धति या जो भी इस समय सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें अगर आपको कोई बदलाव करने हो तो किस तरह के बदलाव आप सोचते हैं कि जो करना भी ज़रूरी? ये बदलाव वही, क्योंकि आजकल मैंने कहा कि सिंपल जो अभी स्किल एजुकेशन का आया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वोकेशनल स्किल का। क्योंकि हर बंदा सरकारी नौकरी के लिए भाग रहा है। वो कहता है मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ तो मैं हो गया, क्योंकि जब सिंपल ग्रेजुएट होता है घर में बैठता है, काम बहुत छोटा मोटा काम करता नहीं, नौकरी उसको मिलती नहीं, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा है। तो मैं कहेंगे वोकेशनल और जो स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। जो बच्चे दूसरे एकेडमिक में जाते हैं वो भी अच्छे तरीके से जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा लेवल उनका कैसा है, उनके देखा जाए उनका किस तरफ उनका लेवल क्या है, उनको स्किल और वोकेशनल में डाला जाए। तो मुझे लगता है कि उसके जब हैंड्स जब उनके काम करने के लिए होंगे, उनको हुनर कोई आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, फिर वो भूखा नहीं मरेगा, वो अपनी जीविका भी चलाएगा। और मुझे लगता है कि जीवन में सबसे एक हमारा नारा कि स्टार्टअप, कैसे अच्छा स्टार्टअप किया जाए, वो स्टार्टअप भी अच्छा करेगा। मतलब एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड और सस्टेनेबल लाइफ जो है वो हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपसे मुलाकात करके